सर्दियों के दिन थे। बाला मोची दरख्त के नीचे अपनी छोटी सी दुकान में जूतों की मरम्मत करने में मसरूफ़ था। उसकी दुकान बगैर छत और दीवारों के एक ठंड-मंद दरख्त के नीचे गांव के बिल्कुल बीचों बीच एक साफ सुथरे मैदान में थी और इस दुकान का कुल असासा लकड़ी का एक संदूक था। जब बाला काम ख़त्म कर लेता था तो अपनी सारी चीज़ें उस संदूक में बंद करके उसकी कुंडी लगा दिया करता था और यूँ दुकान बंद हो जाती थी। दोपहर का वक्त हो गया था, सर पर सूरज चमक रहा था, मगर बाला फिर भी सर्दी महसूस कर रहा था। उसने ऊन की बनी हुई पुरानी शाल को अपने जिस्म पर लपेट रखा था। उसके बावजूद उसके हाथ पांव सर्दी से कांप रहे थे। वो गांव का वाहिद मोची था। गांव के सब लोग अपने फटे पुराने जूतों की मरम्मत इसी से ही करवाते थे, इसलिए इसको फारिग बैठने की ज़रा भी फुर्सत नहीं मिलती थी और वो सुबह शाम तक अपने काम में ही लगा रहता था। बाला एक गरीब आदमी था, मगर उसमें लालच नाम की भी नहीं थी। उसे ये इल्म था कि गांव के लोगों की आमदनी ज़्यादा नहीं होती और वो बड़ी मुश्किल से अपनी ज़िंदगी गुजर बसर करते हैं। बाला गांव के दूसरे लोगों की तरह ही अनपढ़ था, मगर इसको गांव वालों की गुर्बत का एहसास था, इसलिए वो इनसे जूतों की मुरम्मत के ज़्यादा पैसे नहीं लिया करता था। ऐसा भी नहीं था कि इसको जूतों की मुरम्मत के बदले रकम ही मिलती हो। गांव के कुछ लोग तो इसकी खिदमत में मुर्गी, अंडे, गंदम, सब्जियां और गुड़ वगैरह भी दे जाते थे। एक दफ़ा इसने गांव के एक आदमी के 2 बच्चों के नए जूते बनाए थे, तो उस आदमी ने इन जूतों के बदले इसे एक बकरी दे दी थी। इस बकरी की वजह से बाले और उसके घर वालों को दूध की आसानी हो गई थी। वो अपनी बीवी और 2 बेटियों के साथ गांव में रहता था। घर चलाने के लिए उसे सख्त मेहनत करना पड़ती थी। उसकी बीवी एक बहुत अच्छी और मेहनती औरत थी। वो जूतों में काम आने वाला चमड़ा रंगने में बाला का हाथ बटाती थी और इसके साथ साथ वो गांव के ज़मींदारों के खेतों में भी काम करती थी, जिससे उसे कुछ पैसे मिल जाते थे। दोनों की इस जदोजहद के नतीजे में घर की गाड़ी चलती थी। इनकी दोनों बेटियां अभी छोटी थीं और गांव के कच्चे मदरसे में पढ़ने जाती थीं। दोनों मियाँ बीवी इनको किसी काम में हाथ नहीं लगाने देते थे। बाला इनसे कहता था कि बस वो पढ़ती लिखती रहें। इसके बावजूद भी वो दोनों लड़कियां घर के छोटे मोटे कामों में लगी रहती थी, जिसकी वजह से बाला की बीवी को बड़ी आसानी हो जाती थी। बाला के घर की एक मुद्दत से मुरम्मत नहीं हुई थी। उसके घर में 3 कमरे थे और उनकी छतें बोसीदा हो गई थी। बारिश होती थी तो पानी कमरों में टपकने लगता था। बाला ये सोच सोच कर परेशान हो जाता था, अगर सर्दियों में बारिश शुरू हो गई तो क्या होगा। उसने पैसे जमा करना शुरू कर दिए थे ताकि बारिशों के होने से पहले ही घर की छतों की मरम्मत करवा लें, मगर अभी इसके पास बहुत थोड़े ही पैसे जमा हुए थे। वो इस मकसद के लिए अब सूरज गुरूब होने तक काम में लगा रहता था ताकि कुछ फाजिल रकम हासिल हो जाए और छतों की मरम्मत में काम आए। थोड़ी देर ही गुजरी थी कि उसकी बीवी उसका खाना लेकर आ गई। वो अपने साथ टीन का एक बड़ा सा डब्बा भी लाई थी, जिसमें उसने लकड़ियों से आग जला कर रखी थी। बाला बीवी को खाने को और आग के डब्बे को देखकर खुश हो गया। बोला, बाली खुश रहे, तूने तो कमाल कर दिया। बाले ने अपनी बीवी से कहा, तुझे कैसे पता कि मुझे सर्दी लग रही है। बाली अपनी तारीफ सुनकर शर्मा गई। खुश होकर बड़े प्यार से बोली, बाले जैसी सर्दी यहाँ है वैसे सर्दी घर पर भी है। मैंने सोचा कि तू सर्दी में काम कर रहा होगा, इसलिए मैं डब्बे में आग जला कर ले आई। यह कहकर उसकी बीवी ने खाना खोल कर उसके सामने रख दिया और बोली, बाले तू खाना खा, मैं घर जाती हूँ। दोनों बच्चियाँ मदरसे से वापस आने वाली होंगी, उन्हें भी खाना देना होगा। बाले ने कहा, ठीक है तू जा, मगर बाली ये सुन ले कि तू मेरी खातिर बहुत तकलीफ़ें उठाती है। मुझे तो इसका अफसोस होता है कि मैं तुझे कोई सुख नहीं दे सका। बस तू देखती रहे, जैसे ही घर की छत्तियों की मरम्मत हो जाती है मैं फिर पैसे जमा करूँगा और तेरे लिए सोने की बालियाँ और हाथ के कड़े बनवाऊँगा। इसकी बीवी बोली, तू हमारे लिए ही सुबह शाम तक काम करता रहता है। अल्लाह का शुक्र है मैं बहुत सुख में हूँ। हमारी बच्चियाँ पढ़ लिख रही हैं, मुझे ना बालियाँ चाहिए और ना कड़े। अब तो ओढ़ने पहनने की बारी हमारी बच्चियों की है। बाला सर हिलाकर पानी से हाथ धोने लगा और फिर खाने में मसरूफ़ हो गया। उसकी बीवी उठकर चली गई। बाला जल्दी ही खाने से फारिग हो गया और दोबारा काम में लग गया। ज़्यादा देर नहीं गुजरी थी कि इसको दूर से बहादुर आता दिखाई दिया।
वो बाला के करीब ही एक घर में रहता था और ईंटों के एक भट्ठे में मजदूरी करता था। उसके हाथ में एक थैला था। करीब आकर उसने वो थैला बाले के लकड़ी की संदूक पर रख दिया और ख़ुद ज़मीन पर अल्टी पल्टी मार कर बैठ गया। बाले ने वो जूता जिसकी वो मरम्मत कर रहा था एक तरफ रखा और बोला, बहादुर भाई कैसे आना हुआ? बहादुर ने धीरे से कहा कि परसों दूसरे गांव से लड़के वाले शादी के लिए मेरी बड़ी लड़की को देखने के लिए आ रहे हैं, इसलिए जूते मरम्मत करवाने के लिए लाया हूँ। लड़के वाले आएंगे तो उन फटे हुए जूतों में उनके सामने जाते हुए शर्म आएगी, इसलिए अपना पाँव आगे करके कहा। बाले ने देखा इसने जूते पहने हुए थे। वो इंतहाई बदनुमा और हंसता थे। बाले ने खामोशी से वो थैला उठाया जिसमें बहादुर मरम्मत करवाने के लिए जूते लाया था। ये जूते भी निहायत खस्ता हाल में थे। ऊपर का चमड़ा पुराना हो गया था मगर फटा नहीं था। उसने उन्हें पलट कर देखा तो दोनों जूतों के तले फटे हुए थे। बाले की तजर्बेकार उंगलियों ने जूतों के चमड़े को छू कर अंदाज़ा कर लिया था कि वो हिरन की खाल के बने हुए थे जो निहायत नरम, मजबूत और हल्की होती है। दूसरी बात जो बाले ने महसूस की वो ये थी कि हिरन की खाल के बने हुए जूते अगरचे हल्के पुल्के होते हैं मगर ये जूते इसे कुछ ज़्यादा ही वजनी लगे। उसने इस बात पर कोई ध्यान नहीं दिया। जब बहादुर ने जूते में बाले का अनमाक देखा तो वो परेशान हो गया। इसको ये डर था कि इतने ख़राब जूते देखकर बाला इनकी मरम्मत से इनकार ना कर दे, इसलिए वो बड़ी लिजाजत से बोला, बाले भाई जूते बहुत पुराने हैं, इनको मैंने घर में पड़े पुराने सामान से निकाला है। ये जूते मेरे दादा के थे और किसी ज़माने में बहुत अच्छी हालत में थे। दादा के इंतकाल के बाद मेरे अब्बा ने पहन पहन कर इनका ये हाल कर दिया था। अगर बेटी की बात पक्की होने की तकरीब ना होती तो मैं कभी भी ऐसे फटे पुराने जूते लेकर तुम्हारे पास नहीं आता। बस ये समझ लो कि इज़्ज़त का मामला है। बाला इसकी बात सुनकर रंजीदा हो गया। उसने कहा, ये जूते हिरन की खाल के बने हुए हैं और हिरन की खाल के जूते बहुत कीमती होते हैं। तुम्हारे दादा तो काफ़ी पैसे वाले होंगे। बहादुर ने बड़े फ़ख्र से कहा। वो बड़े ज़मींदार थे। इस गांव की बहुत सी ज़मीनें उन्हीं की मलकियत थीं और उनके मरने के बाद मेरे बाप ने सारी ज़मीनें बेचकर उनके पैसे अपने दोस्तों पर उड़ा दिए थे। अगर वो संभाल कर चलते तो हमारा ये हाल ना होता। उसकी शर्मिंदगी महसूस करके बाला ने उसको तसल्ली के लिए कहा, तुम फिक्र मत करो, इन जूतों को मैं ऐसा करूँगा कि देखने वाले देखते रह जाएंगे। इसकी बात सुनकर बहादुर ने नज़रें झुकाकर कहा, और बाले भाई एक बात और कहूँ, इनकी इजरत मैं बाद में दूंगा। अभी तो लड़के वालों के खाने का भी इंतज़ाम नहीं हुआ है। वो भट्टा जहाँ भी काम करता हूँ, अब मैं उसके मालिक के पास जाऊँगा। शायद वो मुझे कुछ रकम उधार दे दे और मैं खाने का इंतज़ाम कर सकूं। बाले ने कहा, देखो भाई, जैसे तुम्हारी बेटी वैसे मेरी बेटी, तुम फिक्र मत करो। भट्टे का मालिक भले तुम्हें उधार ना दे, मेरे पास चले आना, मेरे पास कुछ रकम मौजूद है। बारिश में छतें टपकने लगती हैं, उनकी मुरम्मत के लिए मैं रकम जमा कर रहा था। मुरम्मत तो बाद में भी हो जाएगी। इन पैसों को तुम बस अपना ही समझो। तुम आराम से लड़के वालों की दावत का इंतज़ाम करना। बाले की हमदर्दी और मोहब्बत भरी बातें सुनकर बहादुर का दिल भर आया और इसकी आंखें नम हो गई। वो इसे दुआएं देता हुआ रुखसत हुआ। चूँकि गांव की एक बेटी की शादी का मामला था, इसलिए बाले ने दूसरे जूतों की मुरम्मत का काम छोड़ा और बहादुर के जूते लेकर बैठ गया। जूतों के तले तो बिल्कुल भी मुरम्मत के काबिल ना थे। वो न सिर्फ बुरी तरह से घिस गए थे बल्कि बीच में से दो हिस्से भी तकसीम हो गए थे। बाले ने अपनी लकड़ी की संदूक में से सबसे महंगे वाले तले निकाले। ये तले वो गांव के अमीर जमींदारों के जूतों में लगाता था। इसके बाद वो अपने काम में लग गया। शाम तक जूते तैयार हो गए थे। बाले ने उन पर मेहनत की थी और वो बिल्कुल नए लग रहे थे। उसने अपनी सारी चीज़ें लकड़ी के संदूक में बंद करके उसकी कुंडी लगाई और बहादुर के जूतों का ठेला उठाकर उसकी जानिब रवाना हो गया। इस पूरी कार्रवाई के दौरान उसके चेहरे पर अजीब से तासरात थे और दबे दबे जोश के आसार थे। वो बहुत संजीदा नजर आ रहा था। उसके कदम तेजी से घर की जानिब बढ़ रहे थे। ऐसा मालूम होता था कि जैसे वो जल्द अज जल्द घर पहुंचना चाहता हो। घर पहुंचकर उसने जूतों का थैला एक तरफ रखा। दोनों बच्चियां बाहर गली में दूसरे बच्चों के साथ खेल रही थीं।
बाली रात के खाना पका रही थी। बाले ने उसे आवाज देकर बुलाया। वो आई तो बाले ने उसे बहादुर के जूते दिखाए और फिर उसको पास बिठाकर चुपके चुपके उसको बताने लगा। बाले की बात सुनकर बाली की आंखें हैरत से चमकने लगीं। अपनी बात ख़त्म करके बाले ने अपने कुर्ते की जेब में हाथ डालकर पुराने कपड़ों की एक पोटली खोलकर बाली को दिखाई। पोटली में बहुत सारे चमकते हुए हीरे और सोने की छोटी छोटी ईंटें चमक रही थीं। इनको देखकर बाली हैरान भी थी और खुश भी। बाले ने कहा, अब हम बहादुर के घर चलेंगे। बच्चियां बाहर गली में खेल रही हैं तो चूल्हे की आग हल्की कर दे, हम जल्दी ही वापस आ जाएंगे। थोड़ी देर बाद बाला अपनी बीवी बाली को लेकर बहादुर के घर पहुंचा। बहादुर घर पर ही मिल गया और सख्त परेशान और फिक्रमंद नजर आ रहा था। उसने बाले और उसकी बीवी को इज्जत से बिठाया। उसकी बीवी और बेटियां भी उनके पास आकर बैठ गई थीं। जब सब बैठ गए तो बहादुर ने बाले को बताया कि उसे भट्टे के मालिक ने पैसे देने से इनकार कर दिया है। उसने इसकी बेइज्जती भी की थी कि वो उधार लेने के लिए हर वक्त मुंह उठाकर चला आता है। बाले ने कहा, बहादुर, अल्लाह बहुत रहीम और करीम है। अब मैं तुम सब लोगों को एक अजीबोगरीब कहानी सुनाता हूँ। ये कहानी सुनकर तुम सब बहुत खुश हो जाओगे। इसकी बात सुनकर बहादुर की बीवी और बेटियां इसे हैरत से और दिलचस्पी से देखने लगीं। बाली को तो बाला ये बातें पहले ही बता चुका था, इसलिए वो हैरान नहीं हो रही थी। बहादुर की समझ में कुछ भी नहीं आ रहा था। वो मुंह खोले बाले की बातें सुन रहा था। इन सब को हैरान और परेशान देखकर बाले की बीवी मुस्कुरा रही थी। बाले ने कहना शुरू किया, बहादुर, तुम्हारे दादा बहुत अमीर आदमी थे। जब मैंने उनके जूतों की चीर फाड़ की तो उनकी एड़ियों में से ये चीज़ें निकली थीं। उसने कपड़े की वही छोटी सी पोटली निकाल कर सरकुंडों से बंद मोंडे पर रख दी। सब हैरानी से इस पोटली को देख रहे थे। जब बहादुर ने वो पोटली खोली तो उसमें से रखे हुए हीरे और सोने की छोटी छोटी ईंटें देखकर सब हैरान रह गए। वो पोटली उठाकर बहादुर के हवाले करते हुए कहा, मेरा ये ख्याल था कि तुम्हारे दादा ने इस दौलत के चोरों और डाकुओं से महफूज रखने के लिए अपने जूतों में छुपा दिया था। इतनी सारी दौलत सामने पाकर बहादुर की हालत देखने से ताल्लुक़ रहती थी। वो फटी फटी आंखों से इस पोटली को देख रहा था। उसकी बीवी तो इतनी खुश हुई कि चीख चीख कर रोने लगी। जब थोड़ी देर बाद उनके लोगों की हालत संभली तो बहादुर बाले के हाथ थाम कर रोने लगा। बाले भाई, तुम इंसान नहीं फरिश्ते हो। उसने कहा, तुम्हारा ये एहसान मैं ज़िंदगी भर नहीं भूलूंगा। तुम्हारे जैसा ईमानदार आदमी पूरे गांव में कोई दूसरा नहीं होगा। बहादुर, मैं तो इस बात पर खुश हूँ कि तुम्हारी बेटी के नसीब से दौलत भी मिली है। अब तो तुम इस गांव के बहुत अमीर आदमी हो गए हो। इन चीज़ों को फरोख्त करके इनसे मिलने वाली रकम से सबसे पहले तो अपनी बेटी की शादी करना। थोड़ी देर के बाद बाला और उसकी बीवी अपने घर जाने के लिए उठ गए। रास्ते में उसकी बीवी ने कहा, बाले, तुझे ये ईमानदारी किसने सिखाई है? तू चाहता तो इस कीमती खजाने को छुपा भी सकता था, किसी को क्या पता चलता। इनको बेचकर तू घर की छतें ठीक करवा सकता था, मेरे लिए सोने के जेवरात बनवा सकता था। हम अपनी बच्चियों को गांव के नए पड़ोसी के कस्बे में किसी अच्छे से स्कूल में दाखिल करवा सकते थे। बाला इसकी बात सुनकर हंसा और सीना तान कर बोला, हमारे घर की छतों की मुरम्मत भी हो गई, तेरा जेवर भी बनेगा और हमारी बच्चियां कस्बे के स्कूल में, नए शहर के स्कूल में भी पढ़ने जाएंगी, और ये सब मैं अपने हाथ के कमाए हुए पैसों से करूँगा। इसकी बात सुनकर उसकी बीवी खुल उठी और बोली, मैं और मेरी दोनों बच्चियां बहुत खुश नसीब हैं। मुझे इतना अच्छा शौहर और बच्चियों को इतना अच्छा बाप मिला है। अपनी तारीफ सुनकर बाला शर्मा गया था। बीवी से उसकी शर्म को छुपाने के लिए झूठ मूठ के गुस्से से बोला, बाली ज़रा तेज़ चल, मुझे भूख लग रही है, घर जाते ही खाना खाऊंगा। बाली समझ गई थी कि इस तारीफ से बाला शर्मा गया है। वो मुस्कुराई और तेज़ तेज़ चलने लगी। मज़ीद इस्लामिक स्टोरी सुनने के लिए हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।